महानगरों में रहने वाले आज एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस यानी कि जीवन यापन की लागत का संकट। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता, चाहे ऊपरी तौर पे जिंदगी कितनी भी दिखावे की हो। घर चलाना आम शहरी भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सामाजिक दिखावे की वजह से चाहे कोई इस पर खुलकर बात ना भी करे तो भी आज एक एवरेज इंडियन के लिए शहरों में जिंदगी मुश्किल तो है ही। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह क्या है? स्टैग्नेंट जॉब मार्केट, जहां नौकरियां हो रही हैं कम और सैलरी ग्रोथ है रुकी हुई। इन्फ्लेशन और महंगाई की बेतहाशा वृद्धि, और इन सब के बीच कर्ज में डूबती घरेलू जिंदगी। राइट? ये सारी वजह सही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा किलर है आपका ईएमआई का बोझ। और इस ईएमआई के बोझ में सबसे बड़ा बोझ है कर्ज पे लिए हुए घर का ईएमआई। अगर आप होम लोन के ईएमआई को मंथली एक्सपेंसेस से निकाल कर देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस उतना भयावह नहीं दिखेगा जितना कि आज दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास या तो जेनरेशनल वेल्थ है या है ब्लैक मनी। कृपया ऐसे लोगों को केस स्टडी बनाकर अपना ज्ञान न बांटें कि कैसे कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदकर अमीर बन रहे हैं। मेरा ये वीडियो एक आम इंडियन के लिए है जो शहरों में नौकरी की तलाश में आता है, नौकरी करता है और फिर एक सोशल कंडीशनिंग के तहत या सोशल एक्सेप्टेंस के लिए होम लोन पे घर खरीद लेता है। और यही है आम भारतीय लोगों की सच्चाई। यही रिप्रेजेंटेटिव हैं लार्ज यूनिवर्स ऑफ इंडियंस के, ना कि वो जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है या है ब्लैक मनी। ये आम इंडियंस आज एक सीरियस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि पिछले 10 सालों में या तो इनकी सैलरी बढ़ी नहीं है या फिर इन्फ्लेशन के रेट से कम बढ़ी है। हर चीज हो रही है महंगी और घट रही है कीमत सिर्फ जिंदगी की। और आज ये आम इंडियन एक सीरियस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस या जीवन यापन की लागत का संकट दरअसल न सिर्फ एक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि सामाजिक स्थिति और परिस्थिति को भी दर्शाता है, जहां की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत तेजी से बढ़ती है लेकिन आपकी आय सीमित रहती है और इसलिए उन्हें इन जरूरी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कटौती करनी पड़ती है। इससे उनका जीवन स्तर गिर जाता है और वो पहले की तरह जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। इससे गरीबी बढ़ती है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में कमी आती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का प्रमुख कारण माना गया है इन्फ्लेशन, आय में वृद्धि न होने को। लेकिन आज इस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का एक और प्रमुख कारण है भारत में, और वो है घरों की बेतहाशा बढ़ी हुई कीमत, जिसका ना तो अर्थव्यवस्था से कोई लिंक दिखता है, ना मार्केट के डिमांड और सप्लाई से, और ना ही लोगों के परचेज पावर से। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसे ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी का खेल जहां आज हर खरीदार कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के चक्रव्यूह में है। आखिर आपकी कितने साल की कमाई के बराबर घर की कीमत होनी चाहिए? कितना मंथली टेक होम सैलरी का ईएमआई पे खर्च होना चाहिए? कोई लॉजिक तो होना ही चाहिए इसका। ग्लोबल बेंचमार्क, अगर ग्लोबल बेंचमार्क देखें तो आपके घर की कीमत कोई 5 साल की ग्रॉस इनकम के बराबर होनी चाहिए और ईएमआई मंथली टेक होम सैलरी का 1/3 यानी कि कोई 33% के आसपास। किसी भी हाल में आपकी महीने की कैश इन हैंड सैलरी का 50% से ज्यादा ओवरऑल ईएमआई पे नहीं खर्च होना चाहिए। और क्या है इंडियन हाउसिंग मार्केट में आम घर खरीदारों की हकीकत? यहां घर की कीमत नेशनल एवरेज में कोई 12 साल के आसपास है और कुछ शहरों में तो ये 18-20 साल के ग्रॉस इनकम के बराबर है। ईएमआई के ग्लोबल 1/3 के एवरेज के मुकाबले इंडिया में घर खरीदारों का एवरेज ईएमआई 61% चला गया है। और ये तो सिर्फ ईएमआई है, इसके ऊपर है हाउस मेंटेनेंस, रिपेयर,
प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। मतलब कि घर खरीदने का इंडिया में सीधा मतलब है कि आपकी महीने की कमाई का 70% सिर्फ उस एक घर में चला जाता है। ये सारे ब्रेकअप मैंने इसलिए दिया है कि कोई भी ये ना कहे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का हाउसिंग मार्केट से कोई लिंकेज ही नहीं है। सच तो यह है कि हाउसिंग लोन एक मेजर कैटलिस्ट है बढ़ी हुई घरेलू ईएमआई का और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का। याद कीजिए 1992 का जापान का असेट प्राइस बबल और हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, जब वहां प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 13 साल। कहीं हम भी तो एक असेट बबल वर्स्ट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आजकल एक टर्म इंडिया में खूब चल रहा है अलग अलग मीडिया डिबेट और यूट्यूब वीडियोज में, हाउस रिच और कैश पुअर। वैसे फाइनेंस की दुनिया में भी लोग इसे असेट रिच और कैश पुअर भी कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। हाउस रिच या एसेट रिच भी आप नहीं बनते हैं घर खरीदकर। जरा किसी इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त आप अपने इस रिच हाउस या रिच एसेट को बेचने की कोशिश करके देख लें कि आपके इस एसेट में, जो कि इमरजेंसी का आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कोई एसेट क्वालिटी है भी? क्या आप जब चाहें बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं? नहीं। और इसलिए हाउस रिच टर्म जो आजकल मीडिया में खूब चल रहा है, दरअसल एक फ्लॉड आर्गुमेंट है, फाइनेंस की कम समझ का मामला है। आप कैश रिच ऑन पेपर सिर्फ दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्यों हैं इंडिया में इतने महंगे घर? बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि इंडिया में एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स बहुत कम है और इसलिए सप्लाई कांस्टेंट है। यह फिर से एक फ्लॉड लॉजिक है। और एफएसआई यानी कि जमीन के एक प्लॉट पे आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन घरों की बढ़ती कीमत और उसकी वजह से बढ़ता ईएमआई जो कि क्रिएट कर रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इसके लिए प्रॉपर्टी के डिमांड और सप्लाई में कम सप्लाई को दोष नहीं दिया जा सकता है। जहां एक तरफ शहरों में 1 करोड़ के लगभग घरों की कमी बताई जाती है, वहीं 10 लाख के आसपास तो घर बिना बिके पड़े हैं सिर्फ देश के टॉप 8 महानगरों में। इसके अलावा कोई 11.11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 11 लाख घर शहरों में खाली पड़े हैं, जो कि शहरों के टोटल हाउसिंग स्टॉक का 12.4% के आसपास है। मतलब कि हर 8 में से 1 घर खाली पड़ा है। जाहिर सी बात है कि यह अर्थव्यवस्था में एक ऐसे इम्बैलेंस का संकेत है जहां की अमीर रियल एस्टेट में पैसा पार्क करके बैठे हैं और घर आम आदमी की पहुंच से बाहर है। यह आर्टिफिशियल शॉर्टेज एक मेजर वजह है महंगे घरों का, बहुत ज्यादा ईएमआई के बोझ का और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का। दरअसल बाजार में सच से ज्यादा आज झूठ बिकता है, और एक झूठ जो बेचा गया है आपको पिछले कुछ सालों में, वो ये कि घर खरीदने का मतलब है सफलता, और आप डूबते चले गए कर्ज के गर्त में। अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन और जॉब मार्केट के क्राइसिस ने आपको फर्दर धकेल दिया और भी कर्जों की तरफ। आज देश में डोमेस्टिक सेविंग रेट अपने न्यूनतम स्तर पे है और बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पे है। लोग घर के सोने और ज्वेलरी गिरवी रख रहे हैं और ये भी देश में अपने हिस्टोरिक हाई पे है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स एक रियलिटी है शहरों में, और लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में। और इन सब के बीच अगर आपके ऊपर है घर का भी कर्ज, तो फिर क्यों न हो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस? आपको क्या लगता है, कहीं आप भी तो होम लोन के ईएमआई की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से नहीं गुजर रहे? सोचकर देखिएगा कि अगर आपके ऊपर होम लोन के ईएमआई का दबाव नहीं होता, तो क्या आप आज कहीं बेहतर जिंदगी नहीं जी रहे होते? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।